नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर जहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। हर रोज नए मुद्दे आपके लिए हम लेकर आते हैं और आज भी नए मुद्दे आपके लिए हम जो लेकर आए हैं, कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर वो मुद्दे भी आ जाएंगे जिनसे आपको अवगत कराना है। कौन से वो मुद्दे रहेंगे वो भी आपको बता देते हैं फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से कि भाई आज हम इजराइल ईरान पर बात करेंगे और ऐसे तमाम विषयों पर आपके साथ जो है बात करने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं बार बार आपसे अनुरोध करूंगा कि भाई हर रोज़ आप हमारे विषयों पर वोट करिए। वोट करेंगे तो हम आपको उस पर एक विवरण देंगे और आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो बताएंगे। चलिए, मुद्दे मैं आपको बाद में बताऊं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के मुख्य मुद्दे की, जो कि इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ा हुआ है। पहला मुद्दा, चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। ईरान के हमले के 25 दिन बाद आखिरकार इजराइल ने बदला ले लिया है। इजराइल ने ईरान के कई शहरों में रॉकेट और बम बरसा दिए हैं। इजराइल के 100 फाइटर प्लेन्स ने ईरान के एयर स्पेस में घुसकर बड़ा हमला बोल दिया है और इस महीने की पहली तारीख को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए थे। कुछ ही मिनटों के भीतर ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इसके बाद इजराइल ने भी कसम खाई है कि वह तेहरान को इसका जवाब जरूर देगा, लेकिन इसके लिए उसने 25 दिन लिए। हालांकि उस दौरान उसकी ओर से कई बयान आए हैं। इस हमले में इजराइल ने ईरान के 10 ठिकानों को निशाना बनाया है और विस्फोटों की आवाज ईरान की राजधानी तेहरान तक सुनाई दी है। इन हमलों ने दोनों कट्टर दुश्मनों के बीच ऐसे समय में पूर्ण युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है जब पश्चिम एशिया में ईरान समर्थित चरमपंथी समूह गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह की पहले से ही इजराइल के साथ जंग जारी है। क्या कुछ हो रहा है, हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। ईरान पर इजराइल का प्रहार, बदले की आग बनी हथियार। बदले की धधक से उठा बवाल, मिडिल ईस्ट में फिर भड़ी आग। इजराइल का ईरान पर वार, बदले की जंग में उठे सवार। क्या मिडिल ईस्ट से होगी तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत? मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी जारी है। हाल ही में 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था। इसका बदला अब इजराइल ने ले लिया है। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला बोल दिया है और आज सुबह तड़के करीब 25 दिन बाद ईरान की राजधानी तेहरान और पास के शहरों में बमबारी की है। इजराइल के निशाने पर ईरान के सैन्य ठिकाने भी रहे। इन हमलों ने दोनों कट्टर दुश्मनों के बीच ऐसे समय में पूर्ण युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है जब पश्चिम एशिया में ईरान समर्थित चरमपंथी समूह गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के पहले से ही इजराइल के साथ जंग जारी है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए इजरायली सेना ने इस बात की पुष्टि भी की है कि ईरान पर हमला उनकी तरफ से ही किया गया है। आईडीएफ द्वारा जारी बयान के अनुसार ईरान की ओर से महीनों तक लगातार किए गए हमलों के जवाब में ये एक्शन लिया गया है। इजराइल के हमले के बाद मिडिल ईस्ट के हालात अब और बदतर होने के आसार हैं। आईडीएल प्रवक्ता एडमिरल डैनियल हगारी का बयान सामने आया। I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. We demonstrated today that we have both the capability and the resolve to act decisively, and we are prepared on offense and defense to defend the state of Israel and the people of Israel. आपको बता दें कि अमेरिका को भी इस हमले की जानकारी दी गई।
रिपोर्ट्स के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि वॉशिंगटन इजराइल की ओर से लिए गए एक एक्शन और स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं। इसे लेकर अब अमेरिका ने ईरान को बड़ी चेतावनी दे डाली और कहा कि बदले का सिलसिला अब खत्म हो गया है। इजराइल के जवाबी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान को दोबारा हमला न करने की धमकी दी है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे और दक्षिणी लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बीच इस महीने की शुरुआत में यानी 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर करीब 180 मिसाइलें दागकर हमला किया और साथ ही ईरान ने दावा किया था कि वो इजराइल पर हमले जारी रखेगा। वहीं इजराइल की ओर से कहा गया कि समय आने पर इस हमले का जवाब दिया जाएगा और लगता है अब इजराइल का एक्शन मोड फिर से ऑन हो गया है और अपने ऊपर हुए हमलों को जवाब इजराइल ने देना शुरू कर दिया है। इजराइल ने अप्रैल के महीने में भी इजराइल पर मिसाइलें दागी थी और उस वक्त ईरान ने इजराइल पर 100 बैलिस्टिक और 30 क्रूज मिसाइलें दागी थी। यानी इस बार ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है वो पीछे हमले से ज्यादा जोरदार था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए आपको 3 तस्वीरें भी दिखाते हैं युद्ध क्षेत्र की और देखिए 4 तस्वीरें, माफ कीजिएगा, हम आपके लिए 4 तस्वीरें लेकर आए हैं। 4 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए आसमान से बरसे बम और तेहरान से उठा धुआं और डर गए ईरानी लोग और इजरायली हमले से लगी आग। ये तस्वीरें युद्ध क्षेत्र की, ये मेगा तस्वीरें आप देखिए आसमान से कैसे बम बरस रहे हैं और तेहरान में कैसे धुआं उठ रहा है, ये उसकी तस्वीरें देखिए। और ईरानी लोग कैसे डर गए और ये डरना अच्छा भी है क्योंकि ये डर उस हमले का है जो इजराइल के द्वारा किया गया है और इजराइल कुछ भी कर सकता है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी थोड़ी और चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। आपके लिए जो हमने ग्राफिक्स तैयार किए हैं उसमें भी आपके लिए हम जानकारी लेकर आए हैं। चलिए ग्राफिक्स में आपके लिए क्या है, प्लान लीक होने के, ईरान पर जवाबी हमले में देरी क्यों हुई। जो प्लान लीक हो गया था इजराइल का, सबसे पहले आपको पता होगा यूएस इंटेलिजेंस फेलियर के रूप में इसको माना जा रहा था। इनका प्लान लीक हो गया इसलिए ये विलंब हुआ। और फिर क्या था, प्लान लीक होने के बाद इजराइल को जवाबी अटैक को टालना पड़ा, अटैक को रोकना पड़ा क्योंकि सब इनपुट्स थे। प्लान लीक होने से इजराइल में टेंशन बढ़ गई थी कि भाई हमारा जो प्लान है ईरान को पता लग गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ईरान को हमले के कुछ पैटर्न्स का पता चल गया था। जब प्लान लीक होता है तो उनको पता होता है कि अगर हमला होगा भी तो किस अंदाज में होगा, इसलिए थोड़ा विलंब करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। दस्तावेजों के लीक होने से कुछ रणनीतियों को बदला भी गया है कि भाई अब ऐसे मारना था तो ऐसे मारेंगे, तो वो बदलाव भी यहाँ पर हुए हैं। और प्लान लीक होने के बाद इजराइल को जवाबी अटैक जो है वो टालना पड़ा है। ये है पूरे ग्राफिक्स के माध्यम से और भी जानकारी। अब ये देखिए कौन कितना ताकतवर है ये भी जान लीजिए। एटम बम ईरान के पास 8 से 10, इजराइल के पास 90 एटम बम है। परमाणु हथियार है इनके पास। सैनिक 6,10,000 और 1,70,000 यहाँ पर इजराइल। लेकिन कोई जमीन का युद्ध तो होने वाला नहीं है, ऐसा होना बहुत नामुमकिन जैसा है। फिर रिजर्व फोर्स की बात करें तो ईरान के पास 3.5 लाख, इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व फोर्स है। बड़ी संख्या इजराइल में रिजर्व फोर्सेस की। फिर से आते हैं टैंक की बात करें 1996 और 1370। बार बार आपको कहता हूं कि इजरायली टैंक और उनके सैनिक जो हैं ईरान के प्रॉक्सियों को मारने के काम आएंगे। और मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर, ये देखिए 775। ईरान कुछ चीज़ों में आगे है, इस बात को मानना चाहिए। लड़ाकू विमान में 241 इजराइल के पास हैं। ईरान से ज़्यादा उन्नत हथियार, उन्नत फाइटर प्लेन्स जो हैं वो इजराइल के पास हैं। अब देखिए पनडुब्बियाँ इजराइल के पास 5 हैं तो ईरान के पास 19 हैं। इसकी भी कैटेगराइजेशन होती है, कितने मजबूत हैं, कितनी बेहतरीन है। फिर हेलीकॉप्टर की बात करें तो इजराइल के पास 146 और ईरान के पास 125। जो वायु मार्ग से हमले के साधन हैं वो इजराइल के पास ज़्यादा हैं। और फ्रिगेट ईरान के पास 7 और 0 इजराइल के पास। इजराइल के पास बहुत कुछ नहीं भी है। अब आर्म्ड व्हीकल्स 43,000 इसके पास तो 65,000 इसके पास। तो ईरान के पास बहुत मामलों में बढ़त है, ये नहीं कहेंगे बढ़त नहीं है। और फिर एटम बम, दोबारा से आपको ग्राफिक्स वही दिखा रहे हैं कि भाई एटम बम जो है वो इजराइल के पास ज़्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये मैप भी देख लीजिए, ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। एक बार आपको मैप फुल करके दिखाते हैं, एक बार ध्यान से इस मैप को ज़रा ध्यान से देखिएगा ताकि आप समझ पाएंगे कि किस किस जगह पर हमला हुआ है।
इलम और खुजस्तान में हमला हुआ है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इन जगह हमला हुआ है, इलम, खुजस्तान, तेहरान। तो सोचिए, ये आप तस्वीर के माध्यम से जानिए कि ईरान के कितने भीतर घुस के ये हमला किया गया है, फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल, और 3 कोनों से एक तरीके से आप समझ लीजिए, अगर डायरेक्शन का आप हिसाब लगाएंगे तो ये 3 साइड से अटैक है, 3 तरफा ये हमला जो है इजराइल की तरफ से, जो इंटेल लीक हो गया, इंटेलिजेंस लीक हो गया, उसके बाद इस प्लान में बदलाव जो था वो करना पड़ा, और उसकी ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये ग्राफ, ये मैप उसी की जानकारी देता हुआ। खबर पर हमने आपसे पोल के माध्यम से भी जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं। पोल के माध्यम से हमने आपसे जो प्रश्न पूछा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, उसको भी ले आते हैं। क्या इजराइल के ईरान पर बदले की कार्रवाई से अब ईरान की तरफ से भी कोई हमला हो सकता है? 75% कहते हैं हाँ भाई हमला हो सकता है। तो ये ईरान पर बदले की कार्रवाई से हमला होगा, तो ये एक बड़ा प्रश्न था जिसका आपने उत्तर दिया है 75% हाँ में, 25% ना में। तो ईरान पर इजराइल का प्रहार और बदले की आग कैसे बनी हथियार, ये तो आपने इस रिपोर्ट में देखा और समझा, और इस खबर को आपने डिटेल में भी समझा कि कैसे 1 तारीख को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए और कुछ ही मिनटों के भीतर ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इसके बाद इजराइल ने भी कसम खाई है कि वह तेहरान को इसका जवाब जरूर देगा, लेकिन इसके लिए 25 दिन लगे हैं। हालांकि इस दौरान उसकी ओर से कई बयान भी सामने आए। उसके रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इजराइल के संभावित हमले को लेकर पायलट्स और एयर क्रू से कहा था कि इस अटैक के बाद दुनिया को इजरायली सेना की सही ताकत और ट्रेनिंग क्षमता का अंदाजा हो जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह बयान इसी हफ्ते दिया था। उनके इस बयान के बाद इजराइल ने ईरान के 4 शहरों पर हमला किया, उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। 100 से अधिक फाइटर जेट्स ने एक साथ मिलकर यह हमला किया है। लेकिन इजराइल के इस एक्शन से पहले सवाल उठ रहे थे कि क्या इजराइल सिर्फ बयानवीर बनकर रह जाएगा? क्या इजराइल ईरान की धमकियों से डर गया है, या फिर इस देरी का कोई और भी कारण है? तो देखिए, हमने आपको भी समझाया कि देरी क्यों हुई है, देरी क्यों हुई है, वो सारे ग्राफिक्स आपको दिए हैं, वो सारी चीज़ें आपको हमने बताई है। तो बता दें कि प्लान कब और कैसे लीक हुआ, वो सारी जानकारी आपको हमने दी। और अब अंततः जो हमला हुआ था वो इसी आधार पर हुआ था कि अब ईरानियों को पता नहीं था, वो ऐसे ही ढूंढ रहे थे कि भाई कौन कहां से किधर आया, और बिल्कुल ताबड़तोड़ हमलों के रूप में एक बदले की जो कार्रवाई है इजराइल के द्वारा जो है वो कर दी गई और हमला कर दिया गया। ईरान के अंदर घुस के FBI के दस्तावेज जो पिछली बार लीक हुए थे वो उसी के चलते ये विलंब जो है वो देखने को मिला। तो ये युद्ध क्षेत्र की तस्वीरें भी आप देखिए और सोचिए कितना एक्टिव ये युद्ध क्षेत्र है, और ईरान के सुप्रीम लीडर की मुश्किलें अब कितनी बढ़ गई हैं। जो इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मार दिया है, तो अब मधुमक्खियां जो हैं वो इतनी काटेंगी। और मधुमक्खियां इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इजराइल की एयर पावर, उनकी एयर सुपीरियॉरिटी बहुत ज़्यादा बेहतर है। हालांकि ईरान के पास वो हथियार हैं उन्नत, और ये देखिए यरूशलेम के ऊपर से ये मिसाइलें जो गुजर रही थी उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जो ईरान ने गलती करी है उसका खामियाजा जो है वो भुगतना उसको पड़ेगा। पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त धधकने की आग में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इजराइल ने जवाब दे दिया है तो ईरान क्या और जवाब देगा, नहीं देगा, ये आप समझ सकते हैं इसी अंदाजे से कि भाई अब सऊदी अरेबिया ने तो वहां पर विरोध किया है, लेकिन ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि आपको कोई जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि अधिकार है, इजराइल का अधिकार है कि उसको अपनी रक्षा करनी है, जवाब देना है। तो उसके विरोध में अगर कुछ भी किया जाता है ईरान के द्वारा तो उसकी बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी चूक होगी, और ऐसा करना, उसका खामियाजा जो है उसको भुगतना पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए, अमेरिका ने तो थाड़ भी दे दिया है, ईरान का मैप दिखाया था आपको, सब चीज़ें बताई थी। और क्या अब इजराइल के ईरान पर बदले की कार्रवाई से ईरान दोबारा हमला करेगा? तो उसका जवाब भी आपने देख लिया। 75% लोगों ने कहा हाँ और 25% लोगों ने कहा ना। चलिए, ये तो ईरान इजराइल के वॉर की तस्वीरें आपको दिखाई हमने। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, चुनाव की बात भी कर लेते हैं।
आज जहां महाराष्ट्र में सूचियों की का दिन रहा है, कांग्रेस ने अपने 23 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। तो सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि लिस्ट में बीजेपी के कौन से 40 नेता शामिल थे। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको वो भी समझाने का प्रयास करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक की लिस्ट क्या है, आपको दिखाते हैं कि भाई, और क्या कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जो जारी की है उसके बाद कौन कौन सी सीटें हॉट सीट हैं। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से प्रयास करेंगे आपको समझाने का, क्योंकि अब जो महाराष्ट्र चुनाव जो आने वाला है, महाराष्ट्र चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीट शेयरिंग की काफ़ी चीज़ें फाइनल यहां पर हो गई हैं। लेकिन ये लीजिए, बीजेपी के स्टार प्रचारक कौन से हैं ये आपको बता देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिव प्रकाश, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, नारायण राणे, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये स्टार प्रचारकों की वो लिस्ट है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। उदयन भोसले, विनोद तावड़े, आशीष शेलर, ये तमाम लोग जो हैं वहाँ पर स्टार प्रचारक जो बीजेपी के हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र की हॉट सीट्स कौन सी हैं वो भी आप देख लीजिए। कामठी जो है वो हॉट सीट के रूप में यहाँ पर आप उसको समझ सकते हैं। महाराष्ट्र की हॉट सीट में चारकोप भी है। योगेश सागर बीजेपी, यशवंत सिंह कांग्रेस, ये सायन कोलीवाड़ा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में तमिल सेल्वन और गणेश यादव। और साथ साथ आप देखिए हॉट सीट्स की अगर बात की जाए, अब महाराष्ट्र की हॉट सीटों में जलगांव यानी जामोद है, वहां पर आप देख लीजिए संजय श्रीराम कुटे बीजेपी से, और यहां फिर कामठी में वापस आपको दिखा रहे हैं कि भाई कैसे। चलिए महाराष्ट्र की सियासत में सपा की एंट्री वो कैसे। महाविकास आघाड़ी में अखिलेश यादव ने सीटों की मांग की है। 5 सीटों पर अखिलेश यादव ने अपनी डिमांड रख दी है। सोचिए, उन्होंने अपनी डिमांड रखी, अगर 5 सीटें नहीं मिली तो 25 पर चुनाव लड़ेगी पार्टी, तो ये धमकी दे दी गई है। और अबू आजमी ने बढ़ाई है एमवीए की मुश्किलें। एमवीए की मुश्किलों को उनके द्वारा बढ़ा दिया गया है और अखिलेश यादव ने ये सीटों की मांग कर दी गई है। देखिए महाराष्ट्र का सीट गणित आपको बता देते हैं। सत्तारूढ़ महागठबंधन और यहाँ पर 202 सीटों पर यहाँ पर, और महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 69 सीटों का ये पूरा आंकड़ा आप जिसको देख पा रहे हैं उससे आप समझ पाएंगे। चलिए महाराष्ट्र का सीट गणित जो है उसको भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। लेकिन मुख्य तौर पर जो सपा ने डिमांड जो की है वो आपको, अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आपको चलिए वो सुनवाते हैं कि नेताओं ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस नेतृत्व का गठबंधन एक भानुमति का कुनबा है, जहां भ्रष्टाचारियों ने मिलकर, परिवारवादियों ने मिलकर झूठ के नैरेटिव पर गठबंधन किया है। ये भानुमति का कुनबा बिखर रहा है, लगातार टूट रहा है। हालात ये है कि कांग्रेस को उनकी पार्टी के लोग भी सीरियसली नहीं लेते, वोटर भी सीरियसली नहीं लेते, और आज स्थिति ये बनी है कि गठबंधन के नेता भी मान रहे कि विवेकहीन कांग्रेस नेतृत्व। अभी ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे राहुल गांधी ईवीएम के बारे में हम पर आरोप कर रहे थे चुनाव आयोग के ऊपर। अब वो जो समझौते के आंकड़े दे रहे हैं 85, 85, 85 तीनों को, और कहते 270 सीट का बंटवारा हो गया। तो इसी प्रकार से अब वो आने वाले विधानसभा चुनाव में आंकड़ों की हेराफेरी करने वाले हैं क्या? अरे समझौता तो महाराष्ट्र की जनता ने कर दिया है। अंदर जो लोग बैठते हैं बाहर आकर इस प्रकार की बातें बोलते होंगे, मुझे मालूम नहीं। महाराष्ट्र में 3 पार्टियां प्रमुख है और मजबूत है, कांग्रेस, पवार साहब की एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को। चलिए इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता देते हैं। पोल के माध्यम से जो प्रश्न आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, चलिए उसको भी दिखाते हैं। क्या हर खबर पर जिस तरीके से हम आपसे पोल से प्रश्न पूछते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के स्टार प्रचारक दिला पाएंगे बहुमत, 95% लोगों ने कहा हाँ, 5% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये बोलता है कि हाँ ऐसा है, 5% इस बात से सहमत नहीं है। महाराष्ट्र का सियासी अखाड़ा सज चुका है। महाविकास आघाड़ी से लेकर महायुति तक में इस समय हलचल तेज है। ऐसे में विपक्ष को डर है कि कहीं सीएम योगी के नारे वाले फॉर्मूले से कहीं कुछ खेल ना हो जाए। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी की वजह से महाराष्ट्र के चुनावी प्रचार के लिए उनकी डिमांड बढ़ी है। सीएम योगी का बंटेंगे तो कटेंगे नारा
तो उसी नारे को पीएम मोदी का बढ़ावा भी जो मिला है। अब इस पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को मिर्च लग गई। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे समर्थन वाले पोस्टर पर संजय राउत ने निशाना साधते हुए कह दिया है कि महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलने वाला है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, फिर प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाएंगे। तारीख 26 अगस्त 2024, जगह यूपी का आगरा। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। तारीख 23 सितंबर 2024, जगह हरियाणा। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। और ये है महाराष्ट्र में चस्पा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ का पोस्टर, बटेंगे तो कटेंगे। यूपी टू हरियाणा और हरियाणा टू महाराष्ट्र, सीएम योगी का जलवा कायम है। हरियाणा में सीएम योगी के धुआंधार प्रचार और नारे का ही असर था जो काउंटिंग के दिन देखने को मिला। और अब एक बार ये बदलाव की जबरदस्त लहर महाराष्ट्र में भी दिखने वाली है। दरअसल महाराष्ट्र का सियासी अखाड़ा सज चुका है। महाविकास आघाड़ी से लेकर महायुति तक में इस समय हलचल तेज है। ऐसे में विपक्ष को डर है कि कहीं सीएम योगी के नारे वाले फॉर्मूले से कहीं कुछ खेला न हो जाए। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी की वजह से महाराष्ट्र के चुनावी प्रचार के लिए उनकी डिमांड बढ़ गई है। सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा, इस नारे को पीएम मोदी का भी साथ मिला। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाआघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। और अब इस पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को मिर्च लग गई है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे समर्थन वाले पोस्टर पर संजय राउत ने निशाना साधते हुए कह दिया कि महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलने वाला है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी हमारे अच्छे मित्र रहे हमेशा। हम उनका आदर करते हैं, बाबा जी का। वो हमारे बाबा जी, हम उनको हमेशा हमारा प्यार और उनका प्यार आपस में बांट लेते हैं, ये सच है। लेकिन बात रही चुनाव की और राजनीति की, महाराष्ट्र में आकर बाबा जी क्या करेंगे मुझे बताइए आप। बाबा जी तो हर जगह जाते हैं। बाबा जी तो अपने खुद के उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए लोकसभा में। अपने खुद के उत्तर प्रदेश में ऐसी सीटें हैं, अयोध्या नहीं बचा पाए, चित्रकूट नहीं बचा पाए। अब देखिए ना, तो बाबा जी महाराष्ट्र में आकर क्या करें? आने दो, भड़काऊ भाषण करेंगे, दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र के हिंदू वोटर्स बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लिए वोट करने की तैयारी में है, ऐसा सत्ता में बैठे नेताओं का कहना है। हिंदू वोटर्स की डिमांड भी योगी आदित्यनाथ और योगी ही तो हैं, जिनके जाने से किसी भी स्टेट में सियासी माहौल अलग ही लेवल पर चेंज हो जाता है। अब तक योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा जिन राज्यों में पहुंचा, उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और अब महाराष्ट्र शामिल है। अब मुसीबत विपक्ष के लिए बीजेपी को मिल रहा हिंदू वोट ही नहीं, बल्कि आपसी अंतर कलह भी इसकी एक बड़ी वजह है। सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए ने अपना फॉर्मूला सामने रख लिया है, तो समाजवादी पार्टी के नेता बिदक गए। सपा की डिमांड फिक्स है, सीटें चाहिए 5। इससे लेकर तो महाराष्ट्र में गठबंधन को तोड़ने का भी अल्टीमेटम दे दिया गया। और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि जो लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, वो लोग अभी तक टिकट नहीं बंटवारा कर रहे हैं। यहाँ हजारों लोग नीचे खड़े हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, कोई नागपुर का है, कोई शोलापुर का है, कोई इचलकरंजी का है। उनको जाना है, तैयारी करना है, फॉर्म भरवाना है,
परंतु इतना लेट करना मैं समझाऊं ये बहुत बड़ी गलती महाविकास आघाड़ी की है। मैं पवार साहब से मिला, मैंने अपनी दुख जाहिर किया। मैंने कहा सर ये तो पहले आप लोगों को अनाउंस करना चाहिए, ये क्या है। और अभी जितनी आघाड़ी है इसमें सबसे बड़ा नेता को यदि है ना तो पवार साहब ही हैं, उन्हीं से बात की जा सकती है। मैं समझता हूं कि और दूसरी पार्टियों में इतना बड़ा कोई नेता है नहीं। मैं इनके पास चलकर सिर्फ इसलिए आया हूं सर, मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूं। यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार हैं, मैं लड़ाऊं, क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। एक तरफ तो विपक्ष यूपी में गठबंधन की बातें करता है, लेकिन महाराष्ट्र में कमजोरी साफ नजर आती है। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति को प्रबलता देता है, तो बीजेपी हिंदुओं को एकजुट रखने की बात करती है। और इसी एकता के संकल्प से ही तो भाजपा राज्य दर राज्य बेहतर प्रदर्शन की कहानी लिख रही है और विपक्ष अपनी ही स्ट्रैटेजी में फंसती नजर आ रही है। अब महाराष्ट्र के इस खेल में जनता किसका समर्थन करेगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे एक प्रश्न भी पूछा कि सीएम योगी के बयान बटोगे तो कटोगे का समाज पर हो रहा है असर। ये प्रश्न हमने आपसे पूछा तो उसका उत्तर आपने क्या दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर जो आपने पोल में भाग लिया है उसका उत्तर भी जान लीजिए। 99% लोगों ने कहा हाँ असर हो रहा है, 1% लोगों ने कहा नहीं असर नहीं हो रहा है। अब अगली खबर का रुख करते हैं, बात दीपावली की, क्योंकि दीपावली करीब है। सनातन धर्म में प्रमुख त्योहारों में से एक दीपावली का पर्व बेहद खास माना जाता है। 5 दिनों का रोशनी का ये त्योहार अपने साथ कई उमंग और खुशियां लेकर आता है। इस समय दीपावली की धूम चारों तरफ देखने को मिल रही है। बात करें भगवान राम की नगरी अयोध्या की तो यहाँ एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ हर साल देश के कोने कोने से दिए आते हैं जिन्हें दीपावली के दिन जलाया जाता है। ये दिए लाखों की संख्या में जलाए जाते हैं, जिनसे अयोध्या का नज़ारा सभी को मंत्र मुग्ध कर देता है। इस बार की दीपावली में रावण के ससुराल से आए मिट्टी के लाखों दिए जलाए जाएंगे। रावण के ससुराल माने जाने वाले मेरठ में आजकल कुम्हार अपने जिलों में तो दियों की खूब दुकानदारी कर ही रहे हैं, उन्हें अयोध्या से भी खूब ऑर्डर मिल रहे हैं। अयोध्या से लाखों दियों का ऑर्डर मेरठ के कुम्हारों को मिल रहा है। कुम्हारों का कहना है कि उन्हें अयोध्या में लाखों दिए जो हैं वो पहुंचाने हैं। कुमार दीपक प्रजापति का कहना है कि अब तक उन्हें 10 लाख से ज़्यादा दिए की बिक्री उनको प्राप्त हुई है और 2 लाख से ज़्यादा का ऑर्डर अकेले अयोध्या से आया है। अकेले अयोध्या से कई दिए तो इतनी खूबसूरत बनाए हैं कि आप देखते ही रह जाएंगे। कमल के आकार वाला दिया और शंख के आकार वाला दिया खूब ट्रेंड कर रहा है। इन दियों को इतनी खूबसूरती से सजाया गया है कि आपको लगेगा कि ये पीतल या फिर तांबे के बने हैं, बाद में मालूम होता है कि ये मिट्टी का बना हुआ दीपक है। इसी संदर्भ पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, इस बार का दीपोत्सव और अद्भुत होने वाला है। प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है और पूरी दुनिया से लोग दीपोत्सव देखने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पिछली बार से और सुंदर दीपोत्सव मनाएगी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो आपको सुनाते हैं। इस बार का दीपोत्सव और अद्भुत होने वाला है। प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है और भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया से लोग दीपोत्सव को देखने के लिए आतुर हैं, आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार पिछली बार से और सुंदर और आकर्षक प्रभु राम के आशीर्वाद से और भव्य दीपोत्सव बनाने की कार्ययोजना जमीन पर उतारने के लिए लगातार काम कर रही है। और मैं सभी अपने सनातन धर्म प्रेमियों से निवेदन करता हूं, अयोध्या की धरती पर जो दीपोत्सव का त्यौहार है, भव्य दिव्य अपने आंखों से अलौकिक दर्शन करें। और इसी के साथ आपको बता दें कि ना भूलिए शुभ पर्व दीपावली पर हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसा होगा अयोध्या का दीपोत्सव, कैसे स्वर्ग नगरी की तरह सजेगी संपूर्ण अयोध्या। और इसी के साथ कहां कहां से आए हैं दीपावली पर अयोध्या को जगमग करने वाले दिए। फिर आपको अवगत कराएंगे त्रेता युग की पहली दीपावली, किस प्रकार भगवान श्री राम के स्वागत में स्वर्ग लोक के सभी देवता धरती लोक पर आए थे। और इस कार्यक्रम में सबसे विशेष होंगी वो 10 अनसुनी कहानियां जो आपके और बच्चों के अच्छे और खुशहाल जीवन के लिए
बेहद महत्वपूर्ण है। सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन न्यूज़ पर 31 अक्टूबर को रात को 9 बजे दीपावली के दिन। लेकिन एक मुख्य जो हमारी मुहिम है, मिट्टी के दिए, मिट्टी के दीपक, दिए जलाने हैं, कैसे जलाने हैं, उस पर हमारा जो एक गाना है, जो गीत है, वो भी आपको उसके कुछ अंश सुनाते हैं। तो स्वदेशी दीपावली मनाने को आपको हर बार हम प्रोत्साहित करते हैं सुदर्शन न्यूज़ पर, एक बार फिर से कहेंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप दीपक जला रहे हैं, ये तो हमारी परंपरा है, उसके साथ देश भी उन्नति कर रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत नंबर 1 बनता जा रहा है, हर क्षेत्र में आगे ही है। लेकिन अपनी परंपरा से हमेशा जुड़ के रहें और प्रभु श्री राम को जो दीपक प्यारे हैं वो दीपक ही जलाएं, केवल लाइटों तक फंस के ना रह जाएं। घी के दीपक, तेल के दीपक, जो भी आपको आपकी जेब अनुमति देती है उसके अनुसार अच्छे से दीपावली मनाएं और मिट्टी वाले दिए अवश्य जलाएं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का भी रुख करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। इस बार जिहादी ने अपनी ही गर्भवती गर्लफ्रेंड को निशाना बनाया है और बेरहमी से उसकी हत्या भी कर दी। जिहादियों का हिंदू लड़कियों को फंसाने का पैटर्न हमेशा की तरह वही रहा है। अपना नाम हिंदू बताकर लड़की को फंसाना, उसके साथ रिश्ता बनाना और फिर जब लड़की शादी करने के लिए बोले तो उसे मौत के घाट उतार देना। अब इस मामले को लेकर पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई की है और आरोपी और उसके एक साथी को धर दबोचा है। लेकिन परिवार अब भी इंसाफ की मांग कर रहा है। मांग है कि हर एक जिहादी को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। हिंदू बेटी के लहू का इंसाफ मिलना जरूरी है। आइए आपको दिखाते हैं इस मामले पर हमारे संवाददाता सूरज प्रताप सिंह ने मृतका के परिजनों से क्या खास बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है, आप सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए लड़की की मां है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनकी बेटी जो थी कब से गायब थी, कब इनको खबर मिला। क्या नाम है आपका? रंजना देवी। ये बताइए कि कब आपकी बेटी गायब हुई थी, कब आपको खबर मिला था कि आपकी बेटी गायब है और कब पता चला कि उसकी मौत हो गई है? मेरे को 21 तारीख की लड़की गए, तो 21 तारीख के हम फोन मारे तो मेरे को फोन नहीं उठाया। फोन कर करके थक गए तो लड़का उठाने लगा। लड़का बोला से हम बात नहीं कराएंगे, लड़की बात कर रहा, हम फैमिली से बात नहीं करेंगे, मेरे को ना फर्क लग रहा है। तो कर करके हम थक गए, 12 बज गए, फिर हम सो गए। फिर जाके सुबह हुए, फिर फोन मिला रहे तो लड़कों को स्विच ऑफ जा रहे। फिर थाना गए तो थाना में कंप्लेन नहीं लिया, बोला कई साल की लड़की है, मैं बोला 19 साल की है। कौन से थाने में गए थे? नागले थाने गए। अच्छा। थाने वाले ने मजाक उड़ा दिया, वहाँ से मेरे को बोला वो दोनों मियाँ बीवी है, स्विच ऑफ कर लिया तो क्या हो गया, तुम्हारी से बात नहीं किया तो जाओ, इसमें क्यों आए हो कंप्लेन करने, इसमें कोई साथ नहीं। अच्छा, उस लड़के को आप पहले से जानते थे? आपकी बेटी से पहले मिलता था वो? नहीं, हम कभी नहीं देखे। कभी नहीं देखे? कभी नहीं देखे। अच्छा, तो उस लड़के का नाम क्या पता, जब आपको पता चला तो उस लड़के का नाम क्या पता चला आपको? उसके घर पर गए तब पता चले, जो सलीम नाम है। सलीम नाम है? घर पर यहाँ पर ये लड़की जो बात करते थे तो लड़की के रूप में संजू है भूत कह के बात करते थे। इतने पूछते थे तो कौन है, तो दोस्त है, भूत है, संजू है, बस इतना ही बोलते। अच्छा, कब से बात करती थी वो? यही नहीं पता था जी, कब से बात करते थे। अच्छा, तो आप लोग को पहले से नहीं पता था कि उसका नाम सलीम है? नहीं पता था, सलीम को बारे में नहीं पता। अच्छा, मौत की खबर कब मिली? मत को खबर तो ये कल मिला है। कल मिला है? कल मिला। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, कुछ मदद मिली है पुलिस से? कुछ नहीं मदद मिले हैं मेरे से, पुलिस भी अभी तक बॉडी नहीं दी है। बॉडी नहीं मिली अभी तक? अभी तक नहीं दिए, 5 दिन के लाश को मार के रख दिए। सबसे बड़ी कमी तो चलिए, इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें कि भाई ये प्रश्न जो है हर खबर पर हम आपसे पूछते हैं कि भाई क्या अब आंखें खुलेंगी, क्या हिंदू लड़कियां इन खबरों से जागरूक होंगी। 98% 98% लोगों ने कहा हाँ, 2% लोगों ने कहा ना। चलिए, इसी के साथ समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ आज संवाद करने की। आज्ञा दीजिए मुझे शिवम दत्त मेहता को, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।